नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में हलचल तेज हो गई है। एनडीए के खिलाफ रणनीति बनाते हुए आरजेडी ने सीपीआई और सीपीआईएम को भी गठबंधन में शामिल कर लिया है। सीपीआई और सीपीआईएम की 9 सदस्यीय टीम ने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात की और इसके बाद इस पर मुहर लग गई। सीपीआई के सेक्रेटरी राम नरेश पांडे ने कहा कि वाम दल भी अब गठबंधन में शामिल हो गया है। हालांकि सीटों को लेकर उन्होंने साफ कुछ नहीं कहा। जगदानंद सिंह से सकारात्मक बात हुई और सीपीआई सीपीएम राष्ट्रीय जनता दल मिलकर चुनाव मैदान में उतरेगी, यह समझ बन गई। 243 सीट वाम और जनवादी ताकतों का सीट होगा। 243 हमारा सीट है। इस बार वोटों का बिखराव नहीं हो, माइक्रो लेवल पर महागठबंधन कैसे महा मजबूत हो और महा विजय प्राप्त करे, इसके लिए वामपंथी दलों के नेता सीपीआई सीपीएम के आज आए थे। हमारे माननीय आदरणीय अध्यक्ष प्रदेश के श्री जगदानंद सिंह जी से बात की उन्होंने और बहुत अच्छी बात हुई। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरएलएसपी ने आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा समेत पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए। उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव की तैयारियों और सीटों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। गठबंधन में अब तक सीट बंटवारा नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि गठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए था। सीटों के बंटवारे में देर से सभी दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं की चिंता बढ़ गई है। स्वाभाविक रूप से मांझी जी चले गए, नहीं जाना चाहिए था और हम तो आज भी चाहते हैं कि महागठबंधन का दायरा बढ़े, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए। तो हम तो दायरा बढ़ाने की राय रखने वाले लोग हैं और इसके लिए हम बाकी दलों से भी आग्रह करते हैं कि सब लोग इसके दायरा को बढ़ाएं ताकि एनडीए के खिलाफ जो भी वोट है उसके बंटवारा को रोका जा सके। इधर तेज प्रताप यादव कल रांची में पिता लालू प्रसाद से मुलाकात करने वाले हैं और लालू से मिलने के लिए तेज प्रताप आज पटना से रांची के लिए रवाना हो गए। रांची रवाना होने से पहले तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो अपने पिता के स्वास्थ्य का हाल जानने रांची जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह और रामा सिंह सब आरजेडी के साथ हैं। तेज प्रताप ने लालू की नाराजगी की बात को भी खारिज कर दिया। स्वास्थ्य देखने के लिए जा रहा है, बहुत दिनों से नहीं गया था मैं, उनका स्वास्थ्य का हाल चाल लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। पार्टी की रणनीति के लिए बात होगी सर? पार्टी के लिए रणनीति के लिए लगातार हम और तेजस्वी जी चर्चा करते हैं कि पार्टी में किस तरीके से लोगों को और चुनाव का माहौल है, तो तमाम ऐसी रणनीति है तो होगी पार्टी में। अच्छा, जो कोई रूठे हुए लोग हैं जैसे रामा सिंह जैसी ताकत जुड़ रही है, तो कुछ रूठे हुए लोग हैं तो उन्हें मनाएंगे? सब माने हुए लोग हैं, सबसे मेरी बात हो चुकी है। सर, रामा सिंह ने कहा है कि अगर पार्टी अध्यक्ष चाहे तो हमारी बीमार है, चाचा जी बीमार है, चाचा जी रघुवंश चाचा जी बीमार हैं जी। हाँ, तो मतलब दोनों को साथ आ जाएंगे एक साथ? सब लोग साथ में हैं ही, अलग कहाँ है? कह रहा था कि लालू जी नाराज थे आपके बयानों को लेके। नहीं, नाराज कहाँ है, ये सब र्यूमर आप लोग के जरिए उड़ता है। परिवार में आप लोग आग लगाने का काम करते हैं, मीडिया के लोग। चलिए, रघुवंश प्रसाद पर राजनीतिक दलों की बयानबाजी जारी है। एनडीए के नेता जहां आरजेडी पर हमलावर हैं, आरजेडी को नसीहतें दी जा रही हैं। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी उनकी पार्टी के हैं, लेकिन उनके बचाव में भी नहीं आती है। केवल अपने पिताजी, माताजी और पूरे परिवार, पूरे कुनबे के बचाव में आती है। उन भ्रष्टाचारियों के बचाव में आती है जो भ्रष्टाचारी उनके संरक्षण में बिहार में लंबे समय तक कुशासन का दंश दिया है। रघुवंश बाबू को बेसहारा छोड़ देना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय जनता दल का ये राजनीतिक संस्कार रहा है कि लोकतंत्र के जितने भी संक्रमण फैलाने के जो तरीके हो सकते हैं, उन तमाम तरीकों का ईजाद करने का ये राजनीतिक कारखाना रहा है। आदरणीय रघुवंश बाबू की भावना को जो भी लोग आहत करेगा, उसकी राजनीति बिहार की जनता जरूर आहत कर देगी। रघुवंश बाबू एक बड़े नेता हैं, बड़े कद के नेता हैं। अब किस परिस्थिति में उन्होंने ये फैसला लिया वो वही बता सकते हैं, लेकिन चुनाव के टाइम में ऐसे महत्वपूर्ण नेताओं का इस्तीफा कहीं से भी अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। मेरा मानना है कि ऐसे नेताओं को मनाना चाहिए और उनके मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए।
रघुवंश साहब बड़े नेता हैं, हम लोग के वरिष्ठ रहे हैं, अभिभावक तुल्य रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब उन्होंने क्या सोचा है क्या नहीं सोचा है, फिर पार्टी के शीर्षस्थ नेता जो लोग हैं उनके साथ क्या वार्ता हो रही है, क्या वार्ता हुई है, क्या वार्ता होने वाली, फिर उसके आधार पर वो क्या सोचने वाले हैं। वो तो अभी बीमार हैं, मैं उनकी स्वास्थ्य की कामना ही कर सकता हूँ। और बीजेपी नेता और पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने आरजेडी पर निशाना साधा है और कहा है कि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की कोई पूछ नहीं है, पार्टी में कार्यकर्ता घुटन महसूस कर रहे हैं। रामकृपाल यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह को आरजेडी छोड़ने की सलाह दी है। राष्ट्रीय जनता दल में रघुवंश बाबू का बहुत कंट्रीब्यूशन है और राष्ट्रीय जनता दल के जब बुनियाद डाली जा रही थी तो उसमें एक सदस्य के रूप में थे। और राष्ट्रीय जनता दल जो इतना बड़ा कभी फला फूला, कभी अब तो नहीं है, उसमें रघुवंश बाबू का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। रघुवंश बाबू को रहना उचित नहीं है, मेरा सलाह होगा निर्णय लें और इस हालात में, जिस हालात में उन्हें पहुंचा दिया गया है, पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, अपमान किया जा रहा है, गालियां दी जा रही है, बेइज्जत किया जा रहा है, तो बढ़िया है कि घुटन जो महसूस कर रहे हैं उससे बाहर आ जाएं। कोरोना काल में बिहार में चुनावों में डिजिटल सिस्टम पर जोर रहेगा, इसमें आईटी की भूमिका बड़ी होगी। बीजेपी ने इसके लिए खास तैयारी की है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने पार्टी की रणनीति बताई। उन्होंने कहा कि बीजेपी की इसके लिए बिल्कुल तैयार है। अभी तक हमने अपने 243 विधानसभा में से 231 विधानसभा में आज तक हमने वर्चुअल रूप से युवा जनसंवाद किया है और कल तक मेरा समाप्त भी हो जाएगा 243 विधानसभा का। और सभी जगह हमारे कार्यकर्ताओं के साथ नए युवा कहीं ना कहीं जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से को अपना आदर्श मानते हैं, उनको अपना नेता मानते हैं, वैसे युवा भी इस कार्यक्रम में मेरे जुड़ रहे हैं। हर एक मंडल में 25, 20, 25, 30, 35 ऐसे हर मंडल से युवा जुड़ रहे हैं। आईटी के क्षेत्र में आप लोग क्या तय करेंगे? आईटी के क्षेत्र में हमने तय किया है कि हर बूथ डिजिटल यूथ। और मंडलों में मेरे जितने 1099 मंडल है बीजेपी के दृष्टिकोण से, सभी मंडलों में हमने डिजिटल योद्धा बनाया है। तो चुनावी तैयारी के लिए बीजेपी ने सप्तऋषियों को तैयार किया है। उन सदस्यों को नया टास्क ये दिया गया है कि वो हर दिन 25 नए घरों में जाकर बीजेपी की कैंपेनिंग करें। बीजेपी का चुनाव प्रचार योजनाओं को उन्हें बताएंगे और बीजेपी की तरफ से यह कैंपेनिंग अगले महीने से शुरू भी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी डोर टू डोर कैंपेन में पहले से ही माहिर रही है। हम सभी इसी में विश्वास भी रखे हैं और चुनाव चाहे जहां भी हो, हम डोर टू डोर कैंपेन करते रहें। सप्तऋषि में विधानसभा ये बूथ के अध्यक्ष, महामंत्री, फिर उसके बाद वहाँ के पालक जो एक बुजुर्ग कार्यकर्ता होते हैं, फिर उसके बाद वहाँ के प्रभारी, इन सबको मिलाकर के 7 प्रमुख कार्यकर्ताओं की सप्तऋषि है। फिर हमारे 21 की कमेटी है। अब ये सारे कमेटी के जो सदस्य हैं सभी के जिम्मे 20-25 परिवार ऐसे होगा और ये जो बूथ के पन्ने होते हैं उसी हिसाब से 1-2 पन्ने में जो परिवार आते हैं, ऐसे 20-25 परिवार एक बूथ कमेटी के सदस्य या 2 बूथ कमेटी के सदस्य के जिम्मे होगा। और वो लोग उन परिवारों में जो हमारा पंपलेट आएगा, जो हमारे पर्चे आएंगे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अगर कोई वीडियो रिलीज होता है या फिर कभी कोई वर्चुअल संबोधन होता है तो उसको वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे और इस प्रकार से हम डोर टू डोर कैंपेन करने का काम करेंगे। इधर कोरोना काल में बिहार में चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम नीतीश कुमार भी 6 सितंबर को वर्चुअल रैली करने वाले हैं। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी का यह कहना है कि इस बार का चुनाव अपने आप में खास होगा। संकट काल के संक्रमण दौर में अपनी जनता और कार्यकर्ता से पहुंचने का एकमात्र रास्ता ये बचा था, जिसमें सोशल डिस्टेंस का भी कंसेप्ट मेंटेन होता था और भी चीज़ें। नीतीश कुमार जी 6 सितंबर से वर्चुअल रैली करके शुरुआत करेंगे एनडीए के कैंपेन की। अब इसमें भी कन्फ्यूजन समाप्त हो गया है कि एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा। श्री नड्डा जी ने अपने पटना प्रवास में इस गलतफहमी को भी दूर कर दिया है और हम सब लोग अब चुनावी मोड में।
और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबन निवासियों को सिंचाई और बाढ़ से सुरक्षा को लेकर शुरू किए गए कार्यों की सौगात दी। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका लोकार्पण किया है। इस दौरान उन्होंने सरकार की तरफ से किए जा रहे कार्यों की चर्चा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में विकास के हर काम किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में पानी की किल्लत दूर करने के हर संभव प्रयास जारी हैं। अब हम लोग तो शुरू से कहते हैं कि सरकार के खजाने पर आपदा पीड़ितों का सबसे पहला अधिकार है। तो जो आपदा पीड़ित लोग होते हैं उनके लिए तो हम लोग सब तरह का काम करते हैं। सबसे पहले तो ग्रेचुइटस रिलीफ हम लोग देते हैं। और आप जानते हैं ग्रेचुइटस रिलीफ जो शुरू किया था हम लोगों ने 2007 में, और 1 क्विंटल अनाज हम लोग दे रहे थे। तो उत्तर बिहार में दरभंगा में एक जगह पहुंचे तो हमको कहने लगा क्विंटलिया बाबा, तो फिर ले जा करके हम उसको देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। गंगा जल जो वहां पहुंचाएंगे और लोगों को कितनी बड़ी राहत मिलेगी। कितने लोग आते हैं गया में और बोध गया में बाहर से भी। और ये राजगीर में क्या हुआ है साहब, कितना इंस्टीट्यूशन बन गया। अब जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसका भी सृजन हो गया। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में ट्विटर पर नंबर 1 के पोजीशन पर ट्रेंड कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को पछाड़ा है। इधर इसको लेकर बिहार की सियासत में बयानबाजी होने लगी है। जेडीयू नेता संजय सिंह कहते हैं कि ये हमारे नेता की बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है, दर्शाता है। कुछ ऐसा ही बयान बीजेपी की तरफ से आया है। इधर इन सबके बीच आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सोशल मीडिया पर चाहे जो नंबर 1 पर हो, लेकिन हकीकत में बिहार की सियासत में नंबर 1 पर लालू प्रसाद रहे हैं और आगे भी रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अनंत चतुर्दशी से अयोध्या में अखंड दीप जलेगा। आपको जानकर यह खुशी होगी कि इस दीप के लिए जो घी का इस्तेमाल होगा वो पटना के महावीर मंदिर से भेजा जाएगा। महावीर मंदिर ट्रस्ट ने कर्नाटक से शुद्ध गाय का घी मंगवाया है। हम लोगों का सौभाग्य है कि महावीर मंदिर की ओर से ही रामलला जी का भोग लग रहा है। पिछले 2 वर्षों से यहाँ का जो मोकरी चावल है, गोविंद भोग चावल, उसी से रामलला जी का भोग लगता है। और दूसरा सौभाग्य हम लोगों को यह मिला है कि रामलला जी के मंदिर में जो अखंड दीप जलने वाला है उसका भी घी महावीर मंदिर ही सप्लाई करेगा। मुजफ्फरपुर से खबर है, जहां बाढ़ से 15 प्रखंड की बड़ी आबादी प्रभावित है। बाढ़ का पानी घटने के बाद भी परेशानी कम नहीं हो रही। जल जमाव की स्थिति है, लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। नाव के सहारे बड़े इलाकों में लोगों की जिंदगी कट रही है। हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने बूढ़ी गंडक के बाढ़ का पानी का मुशहरी के रजवाड़ा इलाके में जायजा लिया। मुजफ्फरपुर में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। कई इलाकों में पिछले 1 माह से आवागमन का मुख्य साधन जो है वो नाव ही रह गया है। अभी हम हैं मुसहरी इलाके में। ये यहाँ बूढ़ी गंडक नदी का जो पानी है इलाके में अब भी फैला हुआ है और लोगों के आवागमन के लिए अब भी जो छोटी छोटी नावें हैं, जिसे आप नौका कह सकते हैं, वो ही सहारा है। और सड़क से लेकर बाज़ार जाने और फिर वापस घर आने के लिए नाव ही सहारा है। इस कोरोना संक्रमण काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी ज़रूरी है, लेकिन छोटी नैया में जब 4-5 लोग अधिक सवार होते हैं तो ये संक्रमण फैलता भी है और इस इलाके में कोरोना संक्रमित कई मरीज मिले भी हैं। ऐसे में लोगों की जो चुनौती है वो दोहरी हो जाती है। एक तरफ बाढ़ के पानी से घिरा हुआ इलाका, तो दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण होने का डर। ऐसे में अब भी मुजफ्फरपुर के 15 ब्लॉक में तकरीबन 20 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है और कई इलाकों में अब भी नाव ही लोगों के आवागमन का सहारा बना हुआ है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। चलिए मधेपुरा से खबर है, जहां के आलमनगर, चौसा और पुरैनी प्रखंड के लाखों लोग बीते 2 महीने से बाढ़ की पीड़ा झेल रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने का एकमात्र सहारा नाव है। लोग गरीब हैं और तकरीबन हर परिवार की स्थिति जो है वो नाव पर ही आकर टिक जाती है। गरीबी के कारण नाव खरीदना संभव नहीं है, लिहाजा जुगाड़ नाव एकमात्र सहारा है। केले का थंब हो, खाली गैलन, टायर और ट्यूब की नाव आपने देखी होगी, लेकिन यहां जो लोग हैं वो जलकुंभी का भी नाव बना रहे हैं। जलकुंभी से बनी नाव का जायजा लिया हमारे सहयोगी तुर्बसु ने। मधेपुरा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिंदगी आसान नहीं है और इस चीज को समझने के लिए इस जुगाड़ नाव को देखना होगा।
ये जो जुगाड़ नाव है ये पत्थर चूर से बनाया गया है, जलकुंभी जिसको हम लोग कहते हैं, और जलकुंभी को जमा करके ये लोग जो है नाव बनाए हैं। और इसी नाव के सहारे से जो दूर में आप घर देख रहे हैं, उस घर में जो परिवार के कुछ सदस्य बचे हुए हैं उनको लाने ले जाने और वहां से खाना लाना, और ये सब जो काम है ये इस नाव के सहारे परिवार के सदस्य के लिए लोग करते हैं। और जो बाकी कुछ लोग हैं वो जैसा कि इन्होंने बताया है तो सड़क किनारे और विद्यालय भवन में रह रहे हैं। तो कैसे ये इनके दिमाग में आया, कैसे आप सोचे इस चीज का नाव बन सकता है? पतलचूर जो है ना, ये बार पानी आते हैं इधर से, हम लोग इसी जुगाड़ बना के उधर से इधर आते हैं। इसी से? हाँ, इसी से। तो ये जो आप लोग इससे कौन कौन काम करते हैं इस नाव से? आप इधर से खाली आते हैं, खाना लेके जाते हैं बस। ओ, तो कितने लोग जो हैं वो घर पे अभी रह रहे हैं? अभी 4 लोग हैं घर पे। कौन कौन है? मेरा सिस्टर है और मेरे वाइफ है। और बाकी लोग? बाकी लोग स्कूल पर हैं। और जो मुआवजा की 6,000 की राशि बताई गई थी उसके लिए कुछ किया गया है? उसके लिए फॉर्म भरा है। फॉर्म भरा है? तो बिल्कुल जो नज़ारा है आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे जो अभी तक जो है प्रशासन की तरफ से कोई मदद जो है लोगों तक नहीं पहुँची है और लोग जुगाड़ पे अपनी जिंदगी काट रहे हैं। इधर छपरा में बाढ़ का कहर जारी है। यहां मदारपुर पंचायत के गोसी छपरा गांव की संपर्क सड़क बाढ़ के पानी में पूरी तरह से कट गई। सड़क कटने के बाद कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस गांव की सुध लेने अभी तक नहीं पहुंचा है। ग्रामीण जान हथेली पर लेकर इस रास्ते को पैदल पार करते हैं। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालत में मौत मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने औपचारिक तौर पर मामला दर्ज कर लिया है। ईडी निदेशक की तरफ से एनसीबी निदेशक को एक पत्र लिखा गया। ईडी की टीम को तफ्तीश के दौरान ड्रग्स तस्करों के साथ सुशांत सिंह मामले में एक संदिग्ध आरोपी के साथ आपस में कनेक्शन की जानकारी मिली और इस मामले की तफ्तीश अब एनसीबी कर रही है। एनसीबी की टीम ने मादक पदार्थों के प्रयोग के मसले पर तफ्तीश करेगी उनकी टीम, और कई बॉलीवुड के जो कलाकार हैं इस मामले में फंस सकते हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आगे देखिए जोहार झारखंड।